चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है बीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक तो बीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दूंगा, दूसरा अलग अलग टाइप के जो रेजिस्टेंस है आपके, लाइक लेडर टाइप हो गया, सिमेट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे थोड़े डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस के थ्रू। लाइक क्यूब है, एक क्यूब में किस तरीके से आपका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, करंट क्या निकल के आएगा। और उसके बाद बैटरी का देख लेंगे, है ना, जब आप ईएमएफ को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या निकल के आएगा। तो सारा कुछ मतलब समझो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे एडवांस क्वेश्चंस की बात हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एडवांस इन द सेंस मतलब अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस के नहीं अच्छे क्वेश्चंस, नॉट जेई एडवांस। चलो हेडिंग देते हैं सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो बीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर ढंग से बात करें तो सर होता क्या है बीटस्टोन ब्रिज। देखो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस। लेकिन 99% केसेस में तुम्हें बैलेंस बीटस्टोन ही दिया जाएगा, अनबैलेंस्ड नहीं देंगे। और अनबैलेंस्ड मिल गया तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ब्रिज के बारे में पहले समझ लो। बीटस्टोन ब्रिज मैं पहले बात कर रहा हूँ बैलेंस के बारे में। बैलेंस का बहुत सिंपल सा फंडा है। पहले बीटस्टोन ब्रिज होता है क्या है इसको समझ लो। देखो बच्चों, इसमें टोटल 4 टर्मिनल होंगे। जो टर्मिनल्स होंगे टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होंगे वो रेजिस्टेंस आपके टोटल कितने होंगे, 5 रेजिस्टेंस होंगे। तो टर्मिनल्स तो आपके 4 हैं लेकिन रेजिस्टेंस आपके कितने हैं, टोटल 5 रेजिस्टेंस है। टर्मिनल की अगर मैं बात करूं, अच्छा रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा इस 5 रेजिस्टेंस में कि 2 रेजिस्टेंस तो 2 से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक ऐसा होगा जो कि 3 से होगा, 2 ऐसे होंगे, एक नहीं 2 ऐसे होंगे जो कि 3 से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इसको मैं बाय फिगर बना के समझाता हूँ। लाइक 4 टर्मिनल है सर, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल और 4 टर्मिनल। ठीक है, तो 2 टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है। देखो ये एक टर्मिनल है, एक इससे कनेक्टेड और एक इससे कनेक्टेड। तो ये एक टर्मिनल है किससे कनेक्टेड है बच्चों, 2 से। ऐसा ही एक और है आपके पास, ये एक टर्मिनल जो कि किससे कनेक्टेड है, 2 से। ठीक है, तो तुमने देखा 2 टर्मिनल को, एक ये टर्मिनल था और एक ये टर्मिनल था। ये दोनों टर्मिनल कैसे हैं सर, ये टर्मिनल 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये भी टर्मिनल टर्मिनल 2 टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। और एक ऐसा होगा, नहीं एक नहीं 2 ऐसे होंगे जो कि 3 से कनेक्टेड होंगे। कौन कौन से, ये वाले, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है और ये एक इससे कनेक्टेड है। तो ये जो तीसरा और चौथा वाला टर्मिनल है, ये ढंग से देखो तो 3 टर्मिनल से कनेक्टेड है। कौन कौन से 3 टर्मिनल सर, यहां से शुरू हुआ, एक ये टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और तीसरा इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बीटस्टोन ब्रिज। बात आगे समझ में, ठीक है। इसी में अलग अलग केस हैं बैलेंस और अनबैलेंस का, तो इसको बना लो। लेट सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आपका R5 है। यहां से मैं वायर जोड़ देता हूं, है ना, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, तो R1, R2, R3, R4 और R5 इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस है। देखो बैलेंस का कंडीशन ये बता दिया जाता है, बैलेंस का कंडीशन एकदम सिंपल सा है कि सर जो पोटेंशियल एट, मैं नाम दे देता हूं, अच्छा मैंने A 1 2 3 4 दिया है, ABCD कर लो या चलो 1 2 3 4 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस का कंडीशन ये है कि पोटेंशियल, या तो ऐसे कह लो सर करंट इन R5 इज 0, या फिर ऐसे कह लो सर पोटेंशियल ऑफ 4 विल इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 3। पोटेंशियल एट 4 एंड पोटेंशियल एट 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या तो ये बात कह लो या फिर ऐसे कह लो कि सर करंट इन R5, करंट इन R5 कितना हो जाए, 0 हो जाए। दोनों बातें आपकी क्या है, सेम। ठीक है,
हाँ, तो कहा थे हम लोग कि सर पोटेंशियल आपका इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एट 4 एंड पोटेंशियल एट 3 दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और करंट इन रेजिस्टेंस 5 क्या होगा आपका, 0 होगा। अब एक इसके लिए प्रॉपर कंडीशन निकालते हैं, क्या कंडीशन होगी, तो देखो मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट 3 विल इक्वल्स टू I1 R1। अगर इसमें करंट I1 गया है, अगर इसमें करंट आपका I1 गया है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, है ना। पहले चलो मैं करंट बता देता हूं। सर अगर इसमें I1 करंट गया है और इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी कितना करंट जाएगा, सर I1 ही जाएगा। और अगर इसमें आपका करंट I2 गया है और यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसमें भी कितना करंट जाएगा बच्चों, I2 ही जाएगा। ठीक है, तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ बड़े आराम से, सर V1 माइनस V3 विल इक्वल्स टू I1 R1। अगर तुम लोग को लग रहा है सर कुछ अलग टाइप का लिख दिए हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कि बेटा करंट कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, तो V1 माइनस V3 अपॉन में R1 बेसिकली ऐसा लिखते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, चलो इसी को मैं फिर लिख रहा हूं कि सर V1 माइनस V3 विल इक्वल्स टू I1 R1। इक्वेशन एक ये रहा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, V3 माइनस V2 विल इक्वल्स टू I1 R3। यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, V3 माइनस V2 विल इक्वल्स टू I1 इंटू R3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं यहां बना रहा हूं, पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट 4 विल इक्वल्स टू I2 R2 एंड पोटेंशियल एट 4 माइनस पोटेंशियल एट 3 विल इक्वल्स टू अगेन I2 R4। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशंस बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, हाँ बेटा क्या किया, सब्स्टिट्यूट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे एक इक्वेशन बनाएंगे ना, या पहले बना दिया, तुमने डायरेक्ट कर दिया। एक सेकेंड, V3 इक्वल्स टू V4 है, यहाँ फिर मैंने V4 V3, अच्छा V2 होगा ना यहाँ पे, V4 V2। ठीक है, V4 V2 इज इक्वल्स टू I2 R4। ये इक्वेशन आपकी बन के आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाओ, इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन में क्या करो, डिवाइड दे दो। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे I1 है, यहाँ I2 है, काम करो पोटेंशियल को सेम कर दो, दोनों पोटेंशियल जैसे ही सेम होगा इक्वेशन आपस में सेम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात। चलो एक काम करो, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दिया डिवाइड देते के साथ तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ रहा है कि सर I1 से आपका I1 कट जाएगा, और ये जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी, दिस विल बी ऑफ कोर्स V1 माइनस V3 अपॉन में V3 माइनस V2 विल इक्वल्स टू R1 बाई R3। यही हो जाएगा बच्चों। और सेम इसको डिवाइड दे दो, इसको डिवाइड देने पे क्या हो रहा है सर, इसको डिवाइड देने पे हमारे पे आ रहा है V1 माइनस V4 अपॉन में V4 माइनस V2 विल इक्वल्स टू I2 से I2 कट जाएगा, R2 अपॉन में R4। ठीक है, अब देखो चूंकि पोटेंशियल एट 3 एंड पोटेंशियल एट 4 क्या है, आपस में इक्वल है, लिखेंगे एज V3 इज इक्वल्स टू V4। तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इस 2 को करोगे, इस 2 को क्या लिखोगे सर, V4 की जगह V3 लिख देते हैं, V4 की जगह V3 लिख दिया। तो पोटेंशियल 1 माइनस V3 अपॉन में V3 माइनस V2 विल इक्वल्स टू R2 बाई R4। लेट्स से ये इक्वेशन तुम्हारा 1 था, ये इक्वेशन तुम्हारा निकल के आ गया थर्ड। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को दोनों को इक्वेट करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तरीके काम आएंगे, समझ गए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अप्रोच को आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जैसे ही देखोगे तुम्हारे पास एक बड़ा अच्छा रिलेशन निकल के आ गया
इक्वेटिंग इक्वेशन, इक्वेटिंग, या चलो इधर लिखते हैं, यहां पे इसकी कंडीशन लिख रहे हैं, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, क्या मिल गया बच्चों सर, R1 by R2 will equals to, not R2, it is R3, R1 by R3 will equals to R2 by R4. This is the condition of balanced Wheatstone bridge. आई कहानी समझ, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया ये भी समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि मैं आपको ये कहूंगा, देखो रेशियो याद करने से ज्यादा अच्छा है आप मल्टीप्लिकेशन याद रखो, क्योंकि मल्टीप्लाई ज्यादा आसान लगता है। तो R1 इंटू R4 विल इक्वल्स टू R2 इंटू R3, ये याद रखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब सर ये जो सामने डायगोनल वाले जो है ना, R1 इंटू R4 विल इक्वल्स टू R2 इंटू R3, ये अगर मल्टीप्लिकेशन इनके इक्वल हो गए मतलब कि कंडीशन कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया। समझ आ गई बात, इसको नोट कर लो, फिर एक सवाल देते हैं, फटाफट नोट करो। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, यहां कहीं पे R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। देखो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो तुम कहोगे सर ये वाला तो रेजिस्टेंस आपका खत्म हो गया, अगर आप इसको ढंग से बनाओ सर्किट वाइज तो कैसा बनेगा, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर ये एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है और इधर से निकल गया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 प्लस R3, और इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2 प्लस R4, है ना। अगर ये पॉइंट हुआ, हाँ ये वाला पॉइंट आपका 1 पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आपका 2 पॉइंट था, गुड वन। R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R3 में मल्टीप्लाई कर दोगे R2 प्लस R4, और नीचे में टोटल का सम आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना। दो रेजिस्टेंस हैं, उनको पैरेलल में लिखने का तरीका क्या है सर, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, हमने वही काम यहाँ पे कर दिया। समझ गए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट हो ही गया है, एक सवाल भी हो जाए फिर। चलो एक पहले मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये आपका 100 ओम है, ये है 200 ओम, ये है 100 ओम, और ये है आपका 100 ओम। यहां से एक रेजिस्टेंस गई है, ये रेजिस्टेंस है आपका 25 ओम, और ट्विस्ट ये है कि यहां से हमने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया है R का, ठीक है। यहां पे आपको ईएमएफ दिया हुआ है, ये ईएमएफ है 200 वोल्ट का। सवाल बड़ा सिंपल है, फाइंड R such that, find R such that current through 25 ohm is 0। कितना आ रहा आंसर, 100। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, गुड वन। लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करके भी दिखा दोगे तो मजा आ जाएगा। चलो चलो करके दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर निकल गया। क्या अप्रोच लगाया बेटा, अप्रोच तुम्हारा बिल्कुल सही था, है ना, जल्दी भी काम भी हो जाएगा कि सर ठीक है, अगर ये 25 ओम में आपका रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस्ड का कंडीशन है, और बैलेंस के कंडीशन से आपने मुझे ये याद करवाया है कि R1 इंटू
R4 विल इक्वल्स टू R2 इंटू R3, है ना, आपने ये याद करवाया। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया सर? 100 इंटू 100 कितना हो गया बच्चों? कहोगे सर 10,000 हो गया, है ना। तो यहां भी इसको 10,000 होने के लिए कितना होना पड़ेगा? 50 होना पड़ेगा। तो ठीक है सर, इस R की वैल्यू 100 होगी, तभी जाके 100 और 100 50 होगा। ठीक है, लॉजिकली तुम सोच लिया। अगर तुम उतना लॉजिकली नहीं सोच पाते हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। सर R1 की वैल्यू आपकी 100 है, R4 की वैल्यू अभी आपकी 100 है, R2 की वैल्यू आपकी कितनी है? दोनों पैरेलल में है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 100R अपॉन में 100 प्लस R। कोई दिक्कत तो नहीं है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। और वहीं R3 की वैल्यू कितनी है सर? 200 है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया सर? 2 जीरो, तो 2 जीरो यहां से कट कर ही दो। और यहां पे 100 है, तो 100 से काम करो, 100 भी कट कर ही दो। तो क्या हो गया सर? 100 प्लस R विल इक्वल्स टू 2R। तो R इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 100 हो। आ गया समझ में? अगर तुम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो कोई बात नहीं, तुम इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक और सवाल हो जाए। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। आज का लेक्चर कंप्लीटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज्यादा इसके करोगे उतना सही रहेगा। ये R है बच्चों, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। यहां से EMF लगा हुआ है E। सवाल आपसे है फाइंड करंट इन ईच वायर। फाइंड करंट इन ईच वायर। चलो बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, E/2R, E/2R आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, पॉइंट्स को ना आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो मैंने पॉइंट्स उठा लिए, एक यहाँ ज्वाइंट है, इसको लेट से A, यहाँ ज्वाइंट है लेट से B, एक यहाँ ज्वाइंट है लेट से C, और एक यहाँ ज्वाइंट है लेट से D। तो 4 पॉइंट हैं A B C D। आपको सर 4 टर्मिनल हैं और रेजिस्टेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। सर 4 टर्मिनल 5 रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो जरा ऐसा बना के देखते हैं इसको, क्या ऐसे में फिट बैठता है ये? देखो जरा, 4 टर्मिनल है ना, ए। अच्छा, ए से डी में मुझे करंट बाहर निकालना है। सर ए से जितना करंट आया डी से करंट बाहर निकलना चाहिए। सॉरी, ये डी हो गया, और ए से सीधा बी कनेक्टेड है और सी से सीधा डी कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया आपका एबीसीडी। सर ए से एक रेजिस्टेंस गया बी की तरफ, ठीक है, बी से एक रेजिस्टेंस गया सीधा सी की तरफ, सर सी से एक रेजिस्टेंस गया सीधा डी की तरफ, ठीक है। सर ए से एक रेजिस्टेंस गया जो कि डायरेक्ट सी में मिला है, ठीक है, और बी से एक रेजिस्टेंस गया जो कि डायरेक्ट डी में मिला है। बैठ गया क्या? बैठ गया सर। और सभी आर हैं, आर 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 आर। और ये ए डी कितने वोल्ट से कनेक्टेड है? सर ये है ई से कनेक्टेड। क्या बच्चों ये बैलेंस्ड है? ओके यस सर बैलेंस्ड है। देखो डायगोनल सब तो आर आर है, तो आर इंटू आर है ना, तो बैलेंस तो है। इसका मतलब कि इस ये वाला रेजिस्टेंस तो आपका खत्म ही हो गया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये तो कहोगे बाय बाय टाटा, खत्म। ठीक है, बचा किस किस में? सर इसमें करंट जाएगा, है ना, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और यही वाला करंट इसमें आ जाएगा, और यही वाला करंट इसमें आ जाएगा, फिर दोनों ऐसे निकल जाएंगे। अब देखो, अब सर अब बताना क्या था, करंट इन ईच वायर। तो करंट इन ईच वायर कैसे निकालोगे? निकल के आ गया क्या? हाँ सर आ तो गया। R प्लस आर, ये दोनों अब सीरीज में हो गए, तो R प्लस आर कितना हो गया? 2R। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? सर यहाँ पे E है और यहाँ पे 0 है, तो E माइनस 0 अपॉन में 2R। तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया सर E माइनस 0 अपॉन 2R, डेट इज E/2R। यहाँ भी E/2R है ना, और सेम इसमें भी, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस सेम है तो हर एक में E/2R ही जाएगा। E/2R
E/2R, E/2R और इसमें भी आपका E/2R। तो सब में जो आपकी करंट की वैल्यू है वो इतनी ही चली जाएगी। समझ गए? एक और सवाल हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। एक काम करो, अब एक लैडर वाला सवाल देखो। बच्चों ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक रेजिस्टेंस है, यहां से भी एक रेजिस्टेंस निकला और दोनों रेजिस्टेंस इस तरीके से मिल गए, ये आर और ये भी आपका आर। अब ये कहानी आगे ऐसे ही बनती चली गई, ये भी आर है, और इस तरीके से ये कहां तक चली गई, इनफिनाइट चली गई, लैडर हो गई। समझ गए? इनफिनाइट लैडर है और सब आर 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 है। आपको क्या निकालना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट, या कह लो आर ए बी आपको बताना है। कोशिश करोगे? चलो करो फिर, बताओ आंसर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ 1 प्लस रूट 3 प्लस 1, अब ब्रैकेट के अंदर करके आर, यही आंसर। ठीक, ये ए और बी हो गया है ना, आपको निकालना ये, लेकिन इन्फिनाइट तक चलता जा रहा है। देखो मैथ्स में तुमने एक टर्म एक सिंपल से पढ़ा होगा, अगर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर इस तरीके से मान लो इन्फिनाइट है, तो हम लोग इसे क्या लिखते थे सर? y इज इक्वल्स टू e टू द पावर y, यही तो लिखते थे। बस यहां भी वही कहानी है, यहां भी कहानी सेम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे सर, ये आर रेजिस्टेंस, ये ए और बी हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे लेट्स से सी और डी है, तो इस वाले पॉइंट पे ये पूरा रिपीट हो गया ना, तो मैं कहूंगा यही तो है सर आर इक्विवेलेंट, यही तो है आर इक्विवेलेंट, और ये आपका पॉइंट आर हो गया। आई बात समझ में आ गई बात? अरे यही तो रिपीट हुआ है, क्योंकि सर यहां से यहां तक अगर मैं जोड़ूं, देखो मैं इतना हटा दूं, देखो बात वही दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यहां से और यहां से देखो बात वही दिख रही है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये तो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बड़े आराम से तुम निकाल सकते हो कि सर आर इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू, ये भी आर है ये भी आर है, तो आर प्लस आर 2R, और इन दोनों को पैरेलल में जैसे ही कनेक्ट करोगे कितना आ जाएगा सर? आर इंटू आर इक्विवेलेंट, या आर इक्विवेलेंट इंटू आर अपॉन में आर इक्विवेलेंट प्लस आर, यही निकल के आ जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी। जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या दिख रहा है हमें सर? ये दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू 2R आर इक्विवेलेंट प्लस 2R स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट आर अपॉन में आर इक्विवेलेंट प्लस आर, ये इधर जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू 2R इक्विवेलेंट प्लस 2R स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट आर, आर इक्विवेलेंट आर तो कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस 2R आर इक्विवेलेंट और माइनस का 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तुम्हें x मानना है तुम x मान के भी कर सकते हो, है ना, वो तो बस खाली अपने अपने नजरिए की बात है। सर मुझे x दिखने में अच्छा लगता है, मुझे r इक्विवेलेंट देखने में अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब यहां से आराम से लगा दोगे, है ना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां मैं पुट करूंगा आर इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू 2R आर इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया ना बच्चों, क्या? अच्छा आर इक्विवेलेंट क्यों आएगा सर? बी ही तो आएगा, ठीक है, प्लस माइनस अपॉन में सॉरी अंडर रूट बी स्क्वायर, 2R का स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी क्या है? 2R स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8R स्क्वायर। तुम्हारे कुछ ऐसे ही आ रहा था, है ना,
अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2r²। अभी ठीक लग रहा है मुझे देखने में। बच्चों अब यहां से कॉमन ले लेंगे, देखो क्या हो गया सर, 2r, r इक्विवेलेंट कम्स आउट 2r प्लस माइनस, यहां से भी 2r बड़े आराम से बाहर निकल जाएगा, 2r बाहर निकल गया सर, माइनस वाला तो होगा नहीं, प्लस ही होगा, 2r अंदर क्या बचेगा सर, रूट के अंदर यहां से 1 और यहां से 2, तो 1 प्लस 2 और अपॉन में क्या है 2, अगेन 2r कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा सर, 2r 1 प्लस √3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसल, r इक्विवेलेंट कम्स आउट √3 प्लस 1 इंटू r। क्लियर हो गया, यही आया था आंसर। एक और सवाल हो जाए ऐसा फिर, पक्का, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें ऐड ऑन करेंगे, जिसको मैथ्स अच्छे से आती है, मैथ्स इन द सेंस वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, एपीजीपी, ठीक है, तो कर लेगा। चलो देखते हैं, अगला सवाल है, थर्ड क्वेश्चन था ना ये। आज बस देखना गिनना कितने सवाल होते हैं। नोट तो नहीं करना था, कर लिए थे ना, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो, अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है देखने में सर। इस तरीके से यही पैटर्न इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि भाई स्टार्टिंग में तो ये आर 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 थे, अब घटते चले गए, ये r/2, ये r/2, ये r/2, फिर और घट गए r/4, 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 फिर और घट गए r/8, 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 और इस तरीके से इन्फिनाइटली टाइम्स घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो आपका सवाल ये है, फाइंड r इक्विवेलेंट, है ना, अगर ये a है और ये b है तो फाइंड r इक्विवेलेंट कहां से कहां तक का, ab का। चलो निकालो जरा, कैलकुलेट करिए। चलो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक मैथ्स की सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं आप लोगों से। अगर मुझे सम निकालना है, ठीक है, लेकिन वो सम कुछ इस तरीके से निकालना है कि स्टार्टिंग हुआ 2 से, फिर उसका आधा हो गया 1, फिर उसका आधा हो गया 1/2, फिर उसका आधा हो गया 1/4, फिर इसका आधा हो गया 1/8, फिर इसका आधा हो गया 1/16, और इस तरीके से इन्फिनाइटली टाइम्स होते जा रहा है। तो इसका सम क्या होगा, a अपॉन में, हाँ, उसको और सॉल्व करोगे तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू 2 प्लस s/2, ये चीज मैथ्स में पढ़ी है, और इसको लॉजिकली हम सोच सकते हैं सर ठीक है, s क्या है, इस तरीके से इन्फिनाइटली बढ़ रहा है, और ये क्या है, ये सब इसके आधे का सम है, ये सब क्या है, इसके आधे का सम है, तो 2 प्लस s/2 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है भाई, फिर इसमें क्या दिक्कत है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर, यहां से यहां तक का जो आर इक्विवेलेंट जो आएगा सी और डी, ये क्या होगा, 2r होगा। फिर अजीब बात कर रहे हो, इन सबको ऐसे तो जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, ठीक है, तो वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा, अगर आर इक्विवेलेंट है तो आर इक्विवेलेंट बाई 2 हो जाएगा। ये आपका ऐसा समझो, ये आपका 2 हो गया, ये जो मैंने 2 नंबर लिखा है, ये आगे वाला आपका 2 हो गया,
उसके बाद इसका आधा वही तो हुआ ही है, यानी कि 1, फिर उसका आधा हुआ ये यानी कि 1/2, फिर उसका आधा हुआ ये यानी कि 1/4, फिर उसका आधा हुआ है 1/8। समझे, वही सीरीज तो चल रहा है। तो तुम इस पूरे इसको कैसे लिखोगे सर, आपका 2 एज इट इज रह जाएगा और इसके बाद में प्लस करके लिखेंगे s/2। तो इसको मैं सीरीज को मैं ऐसे लिखूंगा सर, इसी हिसाब से जो सीरीज है आपकी, अगर ये r है, ये r है, ये r है, तो ये तो आपका 2 की तरह एज इट इज रह गया, लेकिन इसके बाद जो है ये कितना है सर, ये आपका r इक्विवेलेंट बाई 2 होगा। समझे बात को, जैसे यहाँ पे ये सब 2 था और ये पूरा s/2 हो गया क्योंकि टोटल s है, वैसे ये टोटल r है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट बाई 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आया समझ में? ये तुमने मैथ्स में बड़े आसानी से यूज किया भी होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो सर, वही कहानी हो गई, फिर से आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कर देते हैं जरा। सर ये आपका फंडा हो गया, R इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू 2R प्लस R इंटू R इक्विवेलेंट बाई 2 अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट बाई 2। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R प्लस R इक्विवेलेंट बाई 2 अपॉन में 2R प्लस R इक्विवेलेंट बाई 2। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आ गया सर, R इक्विवेलेंट कम्स आउट 2R इंटू 2R प्लस R इक्विवेलेंट प्लस R इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन में, या अपॉन भी नहीं करके थोड़ा सा और डायरेक्ट काम कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट 2R प्लस R इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देता हूं। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, वो भी नहीं कर पाया तो दिक्कत है फिर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे √17 प्लस 1 R/2। ये आपका R इक्विवेलेंट निकल के आएगा √17 प्लस 1 R/2। ठीक है, चलो एक और सवाल हो जाए फिर। नोट कर रहे हो, कर लो नोट फटाफट। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 5th। देखो, अब लग रहा है देखिए कुछ आसान सा मिल रहा होगा, है? ये R है बच्चों, ये R है, ये भी R है, और ये भी R है, और ये भी R है। इधर 2R है, 2R है, और 2R है। ये पॉइंट है आपका A पॉइंट और ये पॉइंट है आपका B पॉइंट। सवाल वही रहने वाला है, फाइंड R इक्विवेलेंट, है ना, A से लेके B तक का। कितना आंसर बता रहे हो, क्या रट के आए हो क्या? आंसर सही है, R ही होगा, कैलकुलेट करके दिखाओ। अभी ऐसे क्वेश्चंस और भी ज्यादा मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, तो फटाफट कॉन्सेप्ट सीख लो सर कैसे आया। तो देखो बच्चों, ये भी R है, ये भी R है। हालांकि तुम एक ऐसा पॉइंट लगा सकते हो, सर मुझे ना ये सिमेट्री देखने में लग रहा है। कहां से सिमेट्री देखने में लग रहा है? तो सर यहां से, ये R, ये R, ये R, ये R, ये 2R, ये 2R। ठीक है, तो ठीक है सर, सिमेट्री देखने में लग रहा है, दिख रहा है ना सबको सिमेट्री है सर। तो अब बड़े आराम से ना हम इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर सर यहाँ पे करंट, लेट से यहाँ वोल्टेज तुम्हारा था कुछ भी V1 वोल्टेज था, सारे वोल्टेजेस अपने वो कर लेते हैं। चलो,
बच्चों लेट से यहाँ पे वोल्टेज है तुम्हारा VA, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं C पॉइंट है, और ये पॉइंट मान लेते हैं D पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं VC, और यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं क्या है, VD। अब मैं ये कह रहा हूं क्या वोल्टेज एट C एंड वोल्टेज एट D इक्वल होगा? क्या वोल्टेज एट C एंड वोल्टेज एट D इक्वल होगा? क्यों होगा सर इक्वल? क्योंकि सर A से निकला होगा और R रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज को यूज किया होगा और C पे पहुंचा होगा। यही सेम R रेजिस्टेंस यहां भी है, तो ये भी तो उतना ही वोल्टेज यूज करेगा और ये भी वहां पे उतना ही देगा, यानी वोल्टेज एट C एंड वोल्टेज एट D तो इक्वल हो गया। अच्छा, उसका मतलब ये दोनों पॉइंट कहां है? एक ही जगह है। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि सर C और D दोनों एक ही जगह पॉइंट है। तो अब जरा इस सर्किट को दोबारा बनाओ, लेकिन C और D एक जगह होनी चाहिए। तो ये A पॉइंट हो गया, C जैसा कोई पॉइंट आगे ही नहीं, यहाँ B पॉइंट हो गया, और C और D मैं कह रहा हूं यहां कहीं नीचे पे लाई कर रहा होगा। ठीक है बच्चों। अब सर A से एक रेजिस्टेंस निकला जो कि गया है C को, तो एक रेजिस्टेंस निकला जो कि गया है C को, और C से एक रेजिस्टेंस निकला है जो कि गया है B को, और A B का तो जो रेजिस्टेंस था वो तो बना ही दो, है ना, ये R है और ये आपका 2R। अब आगे सर A से एक रेजिस्टेंस गया है D को, ठीक है, और C से एक रेजिस्टेंस गया है, नहीं D से एक रेजिस्टेंस गया है B को, और ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। और कुछ है क्या सर? हाँ सर, C और D में खुद में दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इस लाइन को कट करते हुए, यानी कि यहां मिलते हुए ऐसे वाले दो रेजिस्टेंस हैं, और ये दोनों कितने हैं? R R। 2R कहां मैंने कम कर दिया? C से D में, अच्छा B से D में 2R है, और C से D में भी, C से B में भी 2R है, ये दोनों 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है। अब देखो जरा, ये हो गया सर्किट सिंप्लीफाई, है ना। इसको आप और ढंग से सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं सर? ये देखो, ये अब ऐसा बन गया, ये A R 2R, R और R पैरेलल में बच्चों क्या हो गया? R/2, यहां से निकला R/2। अगेन R और R किस में है? पैरेलल में है, ये भी क्या हो गया? R/2, और 2R है तो ये कितना हो गया? R हो गया। ठीक है। अब देखो देखो एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है ना, अरे इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, समझ रहे हो बात को? अब देखो तो तुम यहाँ पे ये जो C और D पॉइंट जो भी अपन कह रहे हैं, इस वाले में तो करंट जा ही नहीं रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? पहले बताओ, नहीं जा रहा तो हटा देते हैं फिर। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? आंसर कितना आ रहा था तुम लोगों का? आंसर R आ रहा था ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो ये और ये कितना हो गया सर? ये और ये पहले तो सीरीज में आ गए आपके, जैसे आपने ये हटाया ये हो गया 3R, और नीचे वाला कितना आ जाएगा सर? R प्लस R/2, 3R/2, ठीक है, 3R/2, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस तो हमने गायब ही कर दिया। फाइनली आपका आंसर आ रहा है R इक्विवेलेंट 3R इंटू 3R/2 अपॉन में 3R प्लस 3R/2, कितना निकल के आएगा सर? 9R/2, और यहां भी 9R/, ये तो 1 आ जा रहा है? अच्छा हाँ, R इंटू R, R स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, आपका R आ गया, गुड वन, समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझे? इसको तुम एक तरीके से और कह सकते हो सर, अगर जैसे मुझे पोटेंशियल से मिला, मैंने क्या करा, यहां से पॉइंट उठाया और यहां से उठा करके इसको यहां रख दिया, ठीक है, मतलब सारी चीजें जितनी इधर थी उनको सबको इसके ऊपर रख दिया, देखो इन सबको क्या किया, उसके ऊपर ही रख दिए और आगे इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा एक और ऐसा ही सर्किट हो जाए, हाँ यहां से उठाएं और यहां से उठा करके यहां रख दिए, तो पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, ठीक है। चलो एक और सर्किट देखो ऐसा,
नोट करना है या हो गया? नोट कर रहे हो? चलो करो नोट, नोट करो। फिर एक ऐसा सर्किट और दे रहे हैं, देखो एक और क्वेश्चन देखो। यहां से एक आर रेजिस्टेंस ऐसे निकला, यहां से भी एक आर रेजिस्टेंस ऐसे निकला। बहुत पॉपुलर सवाल है ये, जो भी सवाल मैं यहां भी करा रहा हूं सारे बहुत पॉपुलर सवाल है, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए। समझ ही गए होगे तुम लोग कैसा डायग्राम बनने वाला है। ठीक है बच्चों, ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी, और सारे आर है, ऑल आर आर। सारे डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है। आपको क्या बताना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट। कहां से कहां तक? ए से बी तक का। चलो कैलकुलेट करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां पे ये जो पॉइंट्स हैं ढंग से देखो। अगर यहां पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए, और इसको मैं नाम देता हूं सी, और इसको मैं नाम देता हूं डी। तुम लोग अभी जैसे कॉन्सेप्ट सीखे वैसे ही कह सकते हो सर पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट डी तो इक्वल होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल देखो यहां से 3 रास्ते निकलेंगे, इसमें तो चला ही गया होगा। बाकी जो 2 बचे होंगे, जितना इसने यूज किया होगा उतना इसने यूज किया होगा, क्योंकि दोनों कितने हैं? आर आर ही है सर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ऐसा सेम फिगर तुम्हें यहां से भी देखने में तो वही लग रहा है, बस अंतर ये है कि सर यहां करंट ऐसे जा रहा है और यहां करंट ऐसे आ रहा है। यहां से करंट बटा और यहां से करंट ऐसे निकल रहा है। तो यहां भी कहानी बिल्कुल सेम है कि सर यहां पे अगर आप इसका नाम दो E और इसका नाम दो F, तो ये दोनों भी पोटेंशियल क्या होंगे? सेम ही तो होंगे सर। बस यहां पे बट रहा होगा, यहां पे ऐसे मिल रहा होगा, यहां घट रहा होगा, यहां बढ़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा और कुछ? चलो पहले बना लेते हैं इसको। तो जैसे हमें ऐसा दिखता है हम लोग क्या करते हैं सर? ओवरलैप कर देंगे। सॉल्यूशन हमें दिख रहा है कि सर VC जो है VD के इक्वल है एंड V जो है VF के इक्वल है। अब जैसे ये दिखा फटाफट दोबारा बना लो इसको। तो सर ये ए पॉइंट है, 2 रेजिस्टेंस ऐसे गए हुए हैं, अब यहां से डी पे सी आ गया, यही हो गया बच्चों। ठीक है, अब बस मैं यहाँ पे ना इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, क्योंकि ये और ये पैरेलल में होंगे, देखो सब तो आर ही हैं। तो ये कितना हो जाएगा? R/2। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? R/2। ये भी कितना हो जाएगा? R/2, R/2 और R/2। और ये सब तो पहले से R और R है। ठीक है बच्चों, इतना फंडा समझ में आ गया? ठीक है सर। अब देखो आगे समझो जरा। यहां A से जो करंट निकल रहा होगा, लेट से कुछ भी करंट यहां से निकल रहा है और ये अपना इसमें बटा होगा सर, इसमें बटा होगा, या यहीं पे इस कहानी को समझो सर, ये 3 भाग में इस तरीके से बटा और ये 3 भाग में इस तरीके से मिल रहा है। मतलब कि सर अगर ये I1 करंट है, ये I2 करंट और ये I3 करंट है, तो यहां भी ऐसा ही हो रहा होगा कि यहां से I1 करंट आ रहा होगा, यहां से I2 करंट आ रहा होगा और यहां से I3 करंट आ रहा होगा। यही बात, इस बात को फील कर पा रहे हो सर? हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे बटा वैसे यहाँ पे तो मिल भी रहा होगा। तो यहाँ से I1 करंट आ रहा होगा, यहाँ से I2 आ रहा होगा और यहाँ से I3 आ रहा होगा। इस बात को कितने लोग समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सर इसमें भी I3 ही था और इसमें भी क्या था? I3 था। मतलब इस वाले लाइन में तो करंट बटा ही नहीं है, मतलब इस वाले लाइन में करंट बटा ही नहीं है, यानी कि ये जो ऐसा है ना, ये करंट का फ्लो हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ सर? तो फिर आप इसको ऐसा बना सकते हो सर, यहाँ पे तो करंट का फ्लो हुआ नहीं, तो ये जो है ऐसे हो गया। ठीक है, ये तो बस डिजाइन था सर, क्योंकि करंट का फ्लो तो इधर की तरफ गया ही नहीं, यहीं से I3 ऐसे निकल के चला गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब आराम से कर लोगे कैलकुलेट।
कर लेते हैं कैलकुलेट फटाफट। तो ये R प्लस आर कितना हो गया, मैं एक सर्किट बना रहा हूं सर, ये R प्लस आर आपका हो गया 2R, और इसके नीचे जो है ये वाला ये कितना हो जाएगा सर R/2 R/2, पहले तो ये R/2 कितना हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो गया R। अब ये R और ये R/2 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये है R और ये R/2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, कितना हो जाएगा, बताओ, कैलकुलेशन तो वीक है। और उसके बाद फिर सब R/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 10/3 है, हाँ 4R/3 4R/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर, तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया 2R इंटू 4R/3 अपॉन में 2R प्लस 4R/3। तो ये कितना आ गया आपके पास 8R² अपॉन 3, और नीचे कितना आ जाएगा 10R अपॉन 3। तो यहां से R से तो स्क्वायर है, स्क्वायर, एक ये गया 3 से 3 गया, तो ये आ रहा 8/10, 8R/10, 8R/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4R/5। यही बताया था मैंने आंसर, समझ में आया, ठीक, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, ठीक है ना। एक और, चलो नोट करो, फिर एक और सवाल देता हूं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये, हाँ। तो हमें चाहिए होगा एक बढ़िया सा क्यूब, ठीक है बच्चों, ये अपने पे एक क्यूब हो गया, ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, हो गया ना सब, कोई छूटा तो नहीं, नहीं सर कोई नहीं छूटा। अब बच्चों बात ऐसा है ना, इन सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इन सब में क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। टोटल कितने रजिस्टर है 12, टोटल 12 रजिस्टर्स, 12 ही तो होंगे, है ना सर, 1 2 इधर 4 पीछे 4, है ना, टोटल 12 हो जाएंगे आपके, ठीक है सर। आपको R इक्विवेलेंट कहां से निकालना है, मैंने बैटरी लगा दी कुछ इस तरीके से, एक वायर यहां है और एक वायर जो है वो समझो यहां D से निकल रहा है, ठीक है, एक वायर कहां से निकल रहा है D से। आपको बताना है फाइंड R इक्विवेलेंट, रास्ता है A से D का, क्या ट्राई करोगे, आंसर बता सकते हैं इसका भी, बोलो 5/6 R, अच्छा सही है या गलत है ये, बिल्कुल सही है ये, चलो करो कैलकुलेट करो, चलो करके देखते हैं, चलो। हाँ बच्चों समझो, यहां सुनो, रास्ते देखो डी तक निकलने के जो जो रास्ते हैं उसमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या चीज है। सर एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जब यहां से आप करंट लेके जाओगे ना तो एक तो इधर बटेगा, एक इधर बटेगा और एक इधर बटेगा, ठीक है, और इन तीनों को निकलना कहां से है, डी से निकलना है सर। तो डी वाला कैसे जाएगा सर, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और ये ऐसे निकल गया, आर आर आर, ठीक है, 3 आर को फेस करेगा, ठीक है सर। अगर ये वाला जाएगा तो सर ये भी आर 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 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला गया तो ये कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा आपका ऐसे आर आर और आर। आई बात समझ में, या तीनों अलग अलग कलर से दिखा दो, चलो तीनों अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। तो नेट वाला जो है वो है रेड से,
रेड से आएगा, रेड से जाएगा। एक इंटर किया है मान लो ब्लू से, ऐसे आएगा सर, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। एक मान लो इंटर किया है ग्रीन के थ्रू, ये ग्रीन ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। और एक मान लो इंटर किया है, कौन सा कलर दिखा दो, चलो ऑरेंज देख लो, तो सर एक ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। काफी सतरंगी सा हो गया है ये सॉल्यूशन हमारा, दिख गया, अलग अलग इस तरीके से चले गए। अब तुम कहोगे कि सर पोटेंशियल जो है एफ का, है ना, मैं लिखते जा रहा हूं पोटेंशियल एट एफ, जो पोटेंशियल सेम उनको मैं रेड से दिखा दे रहा हूं। पोटेंशियल एट एफ, जो कि ए से एफ भी उतना ही किया है, पोटेंशियल एट बी, ए से बी भी वही रेजिस्टेंस को काम किया है, और पोटेंशियल एट एच, क्या ये तीनों पोटेंशियल सेम होंगे? क्या ये तीनों पोटेंशियल सेम होंगे? सर पोटेंशियल एट एफ विल इक्वल्स टू पोटेंशियल एट एच विल इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, ये तीनों पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है सर। दूसरी बात, एंड अब ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं भाई, देखो सर पोटेंशियल, अब एफ के बाद कहां गया है सर? एफ के बाद ई पे आया है, तो पोटेंशियल एट ई, ठीक है, यहां कहां है भाई? सी पे। पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट जी, क्या ये तीनों पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे? क्या ये तीनों पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे? हाँ ना, कुछ बोल नहीं रहा है, होंगे ना? तो सर ये तीनों के पास अब पोटेंशियल, जो रेड वाले पॉइंट है, ये तीनों पे तब इक्वल पोटेंशियल हो गए सर। फिर यहां से भी बटेगा और तीनों सेम आर रेजिस्टेंस से ही निकल के जा रहा है, तो पोटेंशियल एट जो ग्रीन वाले पॉइंट है, पोटेंशियल एट जी विल इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ई विल इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी। समझ में आई बात? समझ में आ गया ना? सेम ही रेजिस्टेंस से तो निकल के जा रहा है, वहां तक सब सेम आया। मान लो पहले 10 था, 100 था, जो भी था, वहां से सब बड़ा ऐसे 50-50 पे आया होगा मान लो, फिर वो 50-50 इस तरीके से टूटा होगा, बटा तो वही हो ना, ठीक है। और देखो आगे, देखो आगे। अच्छा, उसके बाद तो फिर सर सबके सब डी पे तो मिल ही गए, तो ये जो मेरे 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट पे सर ओवरलैपिंग हुई है पूरे तरीके से, और ओवरलैप करके दिखा सकते हैं बच्चों। बना दे अब एक नया सर्किट। देखो अब एक नया सर्किट, सर ए पॉइंट पे तो एंट्री करानी है और डी पॉइंट से एग्जिट करवाना है, और बीच में आपके 2-3 पॉइंट आ रहे हैं जहां पे बी एफ एच ओवरलैप है आपके, और यहीं कहीं एक और पॉइंट है जहां पे आपके जीईसी ओवरलैप है, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो ए से बी आने वाला एक रजिस्टर है, मैंने उसको जोड़ दिया ऐसे सीधा। क्या ए से एफ आने वाला भी कोई रजिस्टर है? हाँ सर हो रहा, वो इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। क्या ए से एच आने वाला भी एक रजिस्टर है? यस सर, वो भी इस पे ऐसे ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब देखो बी से जी जाने वाला कोई रजिस्टर है? सर बी से जी तो डायरेक्ट तो कोई नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बी से ई जाने वाला कोई रजिस्टर है? यस सर है। क्या बी से सी जाने वाला कोई रजिस्टर है, जोड़ दिया। अब एफ की बारी, एफ से जी जाने वाला कोई रजिस्टर है सर। क्या एफ से ई जाने वाला कोई रजिस्टर है? यस सर। क्या एफ से सी जाने वाला कोई रजिस्टर है? नो सर। एच से जी जाने वाला कोई रजिस्टर? यस सर। तो एक आधा नीचे ही बना देते हैं। और एच से ई जाने वाला कोई रजिस्टर? नो सर। एच से सी जाने वाला कोई रजिस्टर? आई बात समझ? अब देखो जी से डी जाने वाला कोई रजिस्टर? यस सर। जी ई से डी जाने वाला कोई रजिस्टर? यस सर। और है कौन सा? सी से डी जाने वाला कोई रजिस्टर? वो भी है। बन गया। और ये सब क्या है बच्चों? आर आर आर। अब इसका फाइनली एक और डायग्राम बन जाएगा, है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, इन सब का वो है बी ही लिख देते हैं, और इन सब का कोई सी हो गया और ये हो गया ऐसा डी।
ठीक है, ये कितना होगा सर, सब R था और पैरेलल में है तो R/3, ये सब R था, पैरेलल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, R/6, और ये सब किसमें थे, इसमें R/3। तो काउंट कर लो, टोटल 12 हमने लिखा ना, कोई छूटा तो नहीं, 3 6 3 12 हो गए, है ना। तो R/3 R/6 R/3, अब R इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, सब सीरीज में है हो गए, तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, आंसर कितना आ गया, 5R/6। कोई ऐसा जिसको समस्या आ गया हो गया तो नोट करिए, क्लियर हो गया ना ये। चलो एक सवाल ऐसा एक और हो जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन बच्चों आपके पास एक क्यूब है, ट्वेल्व रजिस्टर है, सब आर है बच्चों, सबकी वैल्यू जो है वो है आर। तो यहां ए पॉइंट है और ये पॉइंट मान लो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका डी पॉइंट था, जो भी है मैं नाम दे रहा हूं भाई, ये आपका ई, ये आपका एफ, ये आपका जी और ये आपका एच। अब बच्चों जो वायर है, वायर ए से निकल के, ए से जाके सी से निकल रही है, ए से जाके सी से निकल रही है। आपको बताना है अगेन रेजिस्टेंस, फाइंड आर ए सी, आर इक्विवेलेंट थ्रू ए सी। चलो कैलकुलेट करो। देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो जिस रास्ते से हम बाहर निकल ही नहीं सकते उस रास्ते में हम जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, लेट्स से सर यहाँ पे 3 रास्ते बनेंगे सर, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। चलो ये रास्ता समझ में आता है, मैं ए से एफ जाऊंगा, एफ से जी जाऊंगा और जी से निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन ये वाला जो रास्ता है, नहीं यार एफ में जाने से कोई फायदा थोड़ी है, एफ में जाने से कोई फायदा थोड़ी है। चलो चले भी जाते हैं, चलो, लेकिन एच वाले में जाने से कोई फायदा है, हाँ एच में जाने से फायदा है सर, डायरेक्ट जा सकते हैं ना, ए एच से सी चले जाएंगे। अच्छा, ई जाने में कोई फायदा नहीं है ना, समझ रहे हो सर, इस वाले में ई जाने में कोई फायदा नहीं है। तो एक काम करो, फटाफट इस ई को हटा दो। एक काम करता हूं, मैं एक और बना देता हूं क्यूब, नाम से देते हैं कि सर ए है, बी है, सी डी, ई है, एफ जी और ये एच। ठीक, मुझे ए से जाके सी से निकलना है, तो यहाँ पे बट तो रहा है सर, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं एच से ए के रास्ते में क्यों जाऊंगा, मैं एच से सी के रास्ते में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एफ वाला तो ऐसे भी ई से डी में आ रहा है, समझे बात को, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, तो ई से डी में तो ऐसे भी जा करके डी से सी तो करंट जा ही रहा है, दोबारा मैं करंट क्यों पास कराऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना, ए से एफ गए, एफ से ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए, करंट ऑलरेडी जा रहा है, दोबारा से तुम ई से एच, एच से ई, फिर ई से डी, डी से सी क्यों लेके जाओगे, नहीं लेके जाओगे, तो कहोगे सर ई से एच जाने का कोई मतलब है नहीं, तो फटाफट एक काम करिए, ई से एच वाले को हटा दीजिए। अच्छा ये हटेगा नहीं, ओ पूरा ही हट गया, चलो तो हटा दिया भाई, हटा दिया, तो जिसको हटा दिया उसको एक काम करते हैं, पेंट कर देते हैं। हाँ, तो ये हमने क्या किया, हटा दिया, अभी ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमने क्या किया, इसे हटा दिया, इसे गुड बाय बोल दिया भाई। ऐसा कोई और पॉइंट है क्या, देखो जरा, सर ए से बी गया, ठीक है, तो बी से डायरेक्ट सी चला जाए, है ना, ये बी से जी जाने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो, क्योंकि सर ऑलरेडी एफ से जी गया होगा और फिर जी से डी जाके डी से सी आई गया होगा,
तो बी से एफ जाने का कोई मतलब नहीं है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब जाकर के तुम्हारे पास एक ऐसा डायग्राम बन के आ रहा है। ठीक है, चलो समझ आया सबको ये डायग्राम मैंने किस बेसिस पे बनाया है? ठीक है ना, उधर जाने का कोई मतलब नहीं, इधर जाने का कोई मतलब नहीं है, तो अपने पे ऐसे जा रहा है। ठीक है सर, अब देखो कहां कहां पे पोटेंशियल आपका सेम मिल जाएगा। तो सर पोटेंशियल जो है आपका कहां पे, सर ए से एफ, ए से बी और ए से एच, इन तीनों जगह पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कहीं पोटेंशियल सेम मिलेगा, एच से सी निकल जाएंगे बाहर, बी से सी निकल जाएंगे बाहर, ये एफ वाला घूमेगा, एफ से ई जाएगा, एफ से जी जाएगा, तो ई और जी आपका सेम, फिर जी से डी जाएगा, ई से डी जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अब इसका तुम बना सकते हो? आंसर आ गया आपका? आंसर है 3r/4। नहीं, 3r/4 आएगा, 3r/4 आएगा। हाँ, मैं अपने पॉइंट पे आता हूं दोबारा। क्या अब इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? एक इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हो? चलो अब जरा कोशिश करो, मैंने यहां तक कर दिया, अब आगे कोशिश करो, बनाओ जरा, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। अरे इधर वाले वायर ही खत्म हो गया ना, तो अब तो सब सीरीज में बढ़ गया। देखो सर, ये देखो, ये आर है और ये आर है, दोनों सीरीज में चले गए, तो ये कितना हो गया, 2r हो गया। तो मैंने एक रास्ता बना दिया ए से सी का, जिसमें रेजिस्टेंस लगे हैं 2r, और ऐसा ही सेम एक रास्ता कौन सा है, एच भी आर है, ये भी आर है, तो ए एच सी भी 2r है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सर ए से सी जाने का एक और रास्ता है, और वो भी आपका 2r ही है। ठीक है, ठीक है सर। अब ए से एफ जो गया है उसी के साथ तो दिक्कत है। अब ए से एफ में भी तुम देखो तो एफ से जी और जी से डी, आर आर, ये दोनों सीरीज में, और ये देखो एफ से ई और ई से डी, ये भी आर आर, ये भी 2r दिखा। बस ए से एफ वाला आर होगा और एफ से डी से सी वाला आर होगा। बन गया, करके दिखाएं। चलो पहले ए से सी वाले को निपटा दो, 2r कितना हो गया, आर हो गया, बना ही देते हैं अपन। सर ए से एफ की तरफ जो एक वायर गया है वो है आपका आर वाला। ठीक है सर, फिर एफ से जी और जी से डी में 2r आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2r आया। सेम आपका एफ से ई और ई से डी में भी 2r आया, तो यहां से एक पैरेलल आ गया 2r, और ये डी से सी जब जाया तो ये भी आर से ही चला गया वापस। यही तो है बेटा, यही तो है। देखो जरा इसको, क्या अब इसको सॉल्व करके नहीं लिख सकते हो? 2r कितना हो गया सर, 2r ए से सी जाने वाला रास्ता r हो गया, यहां भी r, 2r कितना हो गया, r हो गया, तो r r r 3r, 3 और r, तो कितना हो गया r ए सी। सर r इंटू 3r अपॉन में r प्लस 3r, आंसर कितना आ गया, 3r/4। समझे? कह रहा हूं सिंपल कर दिया सर्किट, अब तो लिख ले, फिर भी नहीं लिख रहा है। देख कितना सिंपल सर्किट था ये। हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई, चलो। अब ये एक जो है मैं बता देता हूं, है ना, इसको अपन एक नाम से भी जानते हैं, डेल्टा टू स्टार फॉर्मेशन। नोट कर रहे हो क्या इसको? नोट करो, ट्राई ही नहीं करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज एक टाइप का और सर्किट बता रहा हूं जो कि तुम्हें याद रखना है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेरिवेशन भी हो सकता है इसका, बट
फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका डेल्टा हो गया, ए बी सी, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, और ये मान लो आपका R3 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो स्टार बना करके, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। बस फर्क इतना हो जाएगा कि अब जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ये हो जाएंगे। ए किससे मिलके बना बच्चों? सर ए मिलके बना है R1 और R2 से, तो यहाँ जो ए है, ए हो जाएगा R1 R2 अपॉन में टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। बी किससे मिलके बना है बच्चों? सर R1 और R3 से, तो बी कितना हो जाएगा? R1 R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। सी किससे मिलके बना बच्चों? कहोगे सर R2 R3 से, तो ये कितना हो जाएगा? R2 R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये तुमको याद रखना है, इसको याद कर लो, ठीक है, सवाल करने में आसानी होगा। कर लिया नोट? ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि देखो बैलेंस तो हम लोगों ने बात कर लिया है ना, अब थोड़े अनबैलेंस वाले भी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोई जरूरत नहीं है। HCV में ऐसा सवाल तुम्हें दिखा होगा, है ना, आराम से तुम करंट वगैरह कैलकुलेट करना है तो इसको कर सकते हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनबैलेंस्ड बैलेंस स्टोन ब्रिज की, जो हमारा केस 2 था। एक सर्किट है बच्चों, ये है 5 ओम का, नीचे 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम। ये किसी भी वोल्टेज V से कनेक्टेड है, ये पॉइंट A है और ये निकलता हुआ पॉइंट आपका B। सवाल ये है फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट, ठीक है, अक्रॉस AB, या फिर ऐसे लिख दूं R इक्विवेलेंट चलो बहुत ही सिंपल है, करो जरा। देखो कैसे सोचेंगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तुम्हें दिख रहा है यहाँ सर ना तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे सिंपली KVL का कॉन्सेप्ट लगाओ और सॉल्यूशन में एक ही बात ध्यान रखो, जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? V अपॉन I होगा। तो किसी तरह या तो V की वैल्यू निकाल लो या तो I की वैल्यू निकाल लो। KVL लगाओगे तो V निकल जाएगा, KCL लगाओगे तो I निकल जाएगा। अब वो तुम्हें पहचानना है कि कौन सा तुम्हारे लिए आसान है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ सर्किट को, अच्छा यहाँ जो सर्किट मैंने दिया है थोड़ा सा आसान सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट को मुझे देख के लग रहा है कि जल्दी ही निकल जाएगा। कैसे बच्चों? लेट सपोज यहाँ से I करंट गया, तो सर इधर जाएगा I1, मैं ज्यादा इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, अगर इधर I1 गया है तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1, यही जाएगा। अब देखो यहां B पॉइंट पे निकल रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे B पॉइंट पे क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसका मतलब मिल के जो 5 से जो निकल के आ रहा होगा, 5 से तो आपका I1 निकल के आ रहा होगा, 5 वाले से तो आपका I1 निकल के आ रहा होगा, और 10 वाले से कितना निकल के आ रहा होगा? I माइनस I1 निकल के आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये मैंने देखा कि आसान सा सर्किट मुझे लग रहा है, डायगोनली इक्वल है, तो मैंने ये लगा दिया। अगर नहीं होते कोई दिक्कत नहीं सर, हम KCL लगा करके इक्वेशन बनाते, ठीक है, KCL बनाते, अलग अलग इक्वेशन बनाते। लेकिन मुझे अब यहाँ दिख रहा है कि सर ये 5 ओम वाला है, इससे अगर ये I1 जाएगा तो इससे I1 ही निकलेगा, और 10 वाले से I माइनस I1 जाएगा, निकलते टाइम भी 10 वाले से I माइनस I1 ही निकलेगा। ये लॉजिक बिल्कुल सही है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है। 5 वाले के साथ क्या हो रहा होगा सर? इसमें भी तो कोई ना कोई करंट जा रहा होगा,
इसमें कितना करंट जा रहा होगा? सर जा रहा है I1, निकल रहा है I माइनस I1, तो इसके अंदर कितना जा रहा होगा? I माइनस है। ये कैसे जोड़ोगे? ऐड करोगे ना, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा माइनस का 2I1 प्लस का I। यही बोल रहे थे या उल्टा लिख दिया मैंने? माइनस का 2I1 प्लस का I है ना, I हमारा मेन। उल्टा नहीं लिखाना चाहिए, अगर कुछ भी उल्टा लिखा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ उल्टा लिखवा तो दिया है तुम लोग। I1 2I1 प्लस का होगा, उल्टा तो लिखवा दिया, और I होगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो सर 2I1 माइनस का I। अभी ठीक है, ठीक है। करंट हमने लिख लिया, अब लगा दो केवीएल। केवीएल लगा दो, एक ये लगा दो केवीएल, है ना, एक इसे लगा दो केवीएल। केवीएल लगाने से पहले साइन लिख दो, सर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। बनाइए इक्वेशन, करिए सॉल्व। पहले इस वाले लूप को पकड़ते हैं, तो लूप 1 में तुम्हारा, ये तुम्हारा लूप 1 है और ये तुम्हारा लूप 2 है। तो लूप 1 को अगर हम देखें बच्चों, लूप 1 में क्या इक्वेशन बनेगी सर? माइनस का 5I1, इधर आएंगे तो माइनस का 5 2I1 माइनस I, और प्लस का 10I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन लिखो जरा, माइनस का 5I1 माइनस का 10I1 प्लस का 5I, ठीक है, प्लस का 10I1 10I और माइनस का 10I1 विल इक्वल्स टू 0। वाह, बड़ा अटपटा इक्वेशन बन के आया हमारे। अटपटा क्या, सिंपल ही है। माइनस का 5I1 माइनस का 10I1 और माइनस का 10I1, तो बच्चों कितना हो गया? माइनस का 25I1 प्लस का 5I प्लस का 10I कितना हो गया? प्लस का 15I इक्वल्स टू 0। तो I1 और I के बीच का भी रिलेशन आपके पास आ गया। माइनस का 25I1 विल इक्वल्स टू 15 का I, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया आपका, 5 कॉमन लेके भी कट कर सकते हो, तो 5I1 इज इक्वल्स टू 3I। आगे हम इसको यूज कर लेंगे। 5I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3I। लूप 2 में देखो, इन लूप 2, तो लूप 2 में क्या हो रहा है सर? ऐसे जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो माइनस का 10I माइनस I1 नीचे आया, तो प्लस का 5I1, ठीक है। और क्या होगा बच्चों? प्लस का 5I1, और उधर की तरफ जाएंगे अगेन, प्लस का 5 2I1 माइनस I इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन बन जाएगी। अब फटाफट इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा माइनस का 10I प्लस का 10I1 प्लस का 5I1 प्लस का 10I1 माइनस का 5I इक्वल्स टू 0। बच्चों माइनस का 10I और कहीं आई, माइनस का 5I, ठीक है। तो माइनस का 15I प्लस 10I1 5I1 10I1, ये भी सेम ही आ गया। पुट कर दो वैल्यू, I1 की वैल्यू, काम करो, पुट कर दो। 25I1 इज इक्वल्स टू, ये बड़ा अटपटा आ गया यार,
है? ऐसा कैसे आ गया? पोटेंशियल ही जीरो हो गया? मैंने पोटेंशियल नहीं लिया। अरे यार पोटेंशियल नहीं लिया, तभी तो ये क्वेश्चन हमारी जीरो होने को आ गई। हाँ यार, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है ना, चलो सही याद दिलाया। यहाँ तो सर पोटेंशियल होगा V और यहाँ आपका पोटेंशियल होगा 0। अच्छा, तो यानी कि ये जो इक्वेशन आपकी बन के आई थी यहाँ, इन सब में पहले तो आप V ऐड करो, V V V, तो अब जब माइनस माइनस कैसे कट जाएगा, है ना? तो यहाँ इक्वेशन बन के आई थी सर V माइनस 25I1 प्लस का 15I इक्वल्स टू 0। हाँ ये इक्वेशन सही है, क्योंकि सर यहाँ तो आपका 0 ही ऐड होना है ना? तो ठीक है, यहाँ वही इक्वेशन आ गया 5I1 इज इक्वल्स टू 3I। ठीक है, अब बच्चों इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, V की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पुट करते हैं, V माइनस 25, I1 की वैल्यू है आपकी, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। तुम लोग बहुत अच्छा ध्यान दिया इस पे, गुड। 0 आ गया था, अभी भी 0 आ रहा है, V इक्वल्स टू 0 आ रहा है। लेट्स से देखते हैं। अच्छा, इक्वेशन में कहीं गड़बड़ी हुई क्या? लूप 1 लूप 2 जरा इक्वेशन देखना। इक्वेशन देखना एक बार, कहीं लूप में हमारे से गलती तो नहीं हुई है? देखो देखो देखो, यहां इस चीज को हटा दो, लूप वाला कंडीशन हटा दो ना, लूप लेंगे तो 0 ही होगा। हम लोग ऐसा लेते हैं, पोटेंशियल की इक्वेशन लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर ही तो है। इक्वेशन ले लो सर, यहाँ पे इनकमिंग है और दो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, आउटगोइंग हो रहे हैं, इनको जोड़ोगे तो V के इक्वल ही आएगा। तो ऐसे ऐसे लिख लो इसको, इक्वेशन लिख लो सर, V माइनस का 5I1, या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, V इक्वल्स टू, इधर आपका ड्रॉप हुआ है 5I1 और इधर आपका कितना हो रहा है, प्लस का 10I माइनस I1। ठीक है, अभी ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ सर? दैट V विल इक्वल्स टू 5I1 प्लस 10I माइनस I1। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बना लो, क्या हो गया सर, V इक्वल्स टू 5I1 प्लस का 10I माइनस का 10I1। हाँ देखो, अब बढ़िया इक्वेशन बन गया। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया है सर, ये आ गया 10I माइनस का 5I1, और 5I1 की वैल्यू कितनी है, 3I। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, 10I, ये इक्वेशन थी आपकी, 10I माइनस का 5 इंटू, अच्छा 5I1 की वैल्यू है 3I, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 7I। ये आपका V निकल के आ गया 7I। अब मैंने कहा था कि आप आराम से लगा सकते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन में I। यहां पे जैसे ही पुट करोगे सर, R इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू, V की वैल्यू कितनी है 7I, 7I अपॉन I से I कैंसल, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 7 ओम। समझ आया? अच्छा सवाल था, ठीक, कर लो, नोट कर लो इसको। एक और, या EMF, चलो अभी EMF स्टार्ट करता हूं, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट इज हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बच्चों सेल को भी दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज के सारे फंडास को समझिएगा फटाफट। लेट्स से ये ईएमएफ है, सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस तरीके से मान लो इन्फिनाइट टाइम्स कनेक्टेड है, मान लो n टाइम्स कनेक्टेड ही है, ये n टाइम्स है, ठीक है। ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3, ये R3, ये E4, ये R4, इस तरीके से n टाइम्स है, तो ये En और ये R है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरीके से आपने बैटरी को बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ऐसा तुम प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुमने देखा होगा। कहाँ देखा है सर? टॉर्च, टॉर्च में देखते हो, टॉर्च में कैसे कनेक्टेड होता है सर? ये टॉर्च हो गया आपका, टॉर्च कुछ ऐसा ही तो दिखता है। आजकल तो फोन जब से आया टॉर्च तो खत्म ही हो गया है ना, ऐसा ही तो होता है टॉर्च। और उसमें कैसे होते हैं, 3 बैटरी ऐसे जुड़े होते हैं। देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसी है तो समझिए कैसे निकालेंगे। तो E1, E2, E3, E4, R4, Rn इस तरीके से। मैं एक काम करता हूं, मैं वो लिख देता हूं, पोटेंशियल लिख देता हूं सबका, ठीक है। क्या करता हूं, पोटेंशियल लिख देता हूं। पोटेंशियल क्या होगा सर? यहाँ E1 और कुछ करंट खाएगा, सीरीज में तो करंट तो सेम ही होगा, आई होगा। करंट खाएगा, वो खाएगा कितना, IR1 है ना। तो सर ये होगा E1 माइनस का IR1, सबका पोटेंशियल लिखते चले जाओ। तो ये आपको हो जाएगा E1 माइनस का IR1 प्लस E2 माइनस का IR2 प्लस का E3 माइनस का IR3, इस तरीके से आपका प्लस का En माइनस का IR। इसको मैं एक काम करता हूं, सेपरेट लिख देता हूं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट En माइनस का I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट R, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज योर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो तुम बड़े आराम से कहोगे सर E इक्विवेलेंट आपका आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट En, और R इक्विवेलेंट तो यही होता है हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट R है। तो अगर सीरीज में कंबाइन है तो आप बड़े आराम से बैटरी को E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब तुम ये ऐसे लिख रहे हो तो पोलैरिटी का जरूर ध्यान देना, विथ पोलैरिटी, क्योंकि अगर पोलैरिटी रिवर्स होगी तो यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से आता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैंने आपको सिखाया था। यहां देखो सब क्या पोलैरिटी किधर है, ऐसे ही है, सब इधर से निकल के जा रहे हैं, आई, ठीक है, सब ऐसे निकल के जा रहे हैं। सब ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अगर पोलैरिटी बच्चों रिवर्स हो जाएगा तो आपको पता है यहां पे सर जो आप प्लस का ले रहे हो उसे आपको माइनस का लेने पड़ेगा, माइनस का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सर नेगेटिव से निकल के जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर पोलैरिटी चेंज होगा तो यहाँ पे कौन सा साइन, माइनस का, ठीक है। चलो इसे मैं काम करता हूं, एक केस करा देता हूं, चलो एक केस करा देता हूं, एक सवाल के थ्रू करा देता हूं। इसे नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया? चलो एक सवाल के थ्रू इसको कर लो जरा। मामूली सा सवाल है, यह है 5 ओम, यह है 20 वोल्ट, यह है 3 ओम, यह है 10 वोल्ट, यह है 2 ओम, यह भी है 10 वोल्ट,
और ये है 10 ओम और ये है 30 वोल्ट। ठीक है, आपको बताना है फाइंड करंट, फाइंड करंट। चलिए, इसमें करंट कितना होगा आप बताओ। टू 2.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। बिल्कुल ऐसे सोचेंगे सर, ये वाला जो चाह रहा है, ये बैटरी ये चाह रहा है करंट इधर ले जाना, ये बैटरी चाह रहा है करंट को इधर ले जाना, ये चाह रहा है इधर ले जाना, एक लौता ये है जो कि चाह रहा है ऐसे इधर लेके जाना। तो सबको मैं मान लूंगा क्या, पॉजिटिव, एक वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो सर पहले तो ई इक्विवेलेंट लिख लो। ई इक्विवेलेंट कितना होगा आपका सर, 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस माइनस का 10। चूंकि ये उल्टा लेके जाना चाह रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको विथ पोलैरिटी लिखनी है। कैसे लिखनी है, विथ पोलैरिटी। अगर रिवर्स जा रहा है नेगेटिव लगाओ। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया ई इक्विवेलेंट। आपके पास कितना निकल के आ गया बच्चों, सर ये आ गया 20 30 50 50 10 60 और फिर माइनस 10 50 आ गया। और आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया सर, आर इक्विवेलेंट तो 5 10 15 और 15 5 20। तो आई की वैल्यू कितनी होती है सर, आई होगा ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, तो 50 अपॉन में 20, आंसर कितना आ गया 2.5 एम्पियर। समझ आ गया। तो विथ पोलैरिटी लिखनी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना एक और ऐसा टाइप आता है कि पोलैरिटी मैंने बदल दी, बीच में किसी एक सेल का मैंने पोलैरिटी क्या किया, बदल दिया। एक काम करो, पहले इसका करंट लिख लो, इसके पहले वाले उसमें जो है ना, इसका करंट लिख लो। अगर बच्चों मुझे इसमें करंट लिखना होगा तो मैं करंट क्या लिखूंगा, मान लो एक ऐसा सर्किट इसमें बन जाता है कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि मान लेते सर एक ऐसा सर्किट बन गया, ये आपका ई इक्विवेलेंट है, ये आपका आर इक्विवेलेंट है और ये आपका कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। तो इस केस में जब जैसे आप करंट लिखना चाहोगे तो करंट क्या लिखोगे, करंट क्या लिखोगे, तो करंट सर वही होगा V अपॉन आर। तो V क्या है आपका सर ई इक्विवेलेंट, और ई इक्विवेलेंट आपका कितना निकल के आएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, इफ E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू En, सबके सब किसके इक्वल है, E के इक्वल है। ठीक है, एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू Rn इक्वल्स टू R, ये सब R के इक्वल है, ये सब E के इक्वल है। उस केस में करंट क्या हो जाएगा, तो सर इन सबको जोड़ोगे कितना होगा इक्विवेलेंट, Ne अपॉन में, मैं यहां लिख दे रहा हूं E होता है आपका E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा Ne अपॉन में R इक्विवेलेंट कितना होगा सर, इन सबको जोड़ेंगे Nr प्लस जो बाहर है आपका एक सीरीज में वो R, ये आपका फाइनल करंट होगा। इस चीज को भी दिमाग में रखना सर, I इक्वल्स टू Ne Nr प्लस R। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था कि अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं बात कर रहा हूं पोलैरिटी रिवर्स की। वैसे यहां से तुम एक कहानी और कह सकते हो, क्या कहानी कह सकते हो, मान लो जो तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इन छोटे छोटे इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा निकल के आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा। जो अभी मैं बैटरी वगैरह का कॉन्सेप्ट बात कर रहा था वो यहीं से है कि सर अगर इफ दिस R इज मच मच ग्रेटर देन दिस NR, है ना, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है, तो उस केस में तुम्हारा I इक्वल टू क्या होगा, और सर दिस इज Ne अपॉन में R, और E और R तो कांस्टेंट है, तो यहां से कहोगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो टॉर्च वगैरह में यही चीज होता है। ठीक है, इसीलिए जितनी ज्यादा बैटरी, देखते हो 2 बैटरी वाले का थोड़ा सा टॉर्च का पावर कम होता है, 3 वाले बैटरी लगा, मतलब जितने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हें करंट बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो भाई ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब मैं बात कर रहा था कि अगर मैं रिवर्स कर दूं, पोलैरिटी क्या करूं, रिवर्स कर दूं, नोट कर लिया ना यहां तक। ठीक है, तो अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, यही डिस्कस कर लेते हैं भाई।
if in n number of cells if we reverse the m number of reverse the polarity of m number of cells। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, इस तरीके से n नंबर है, उसमें से मैं m नंबर सीरीज को क्या करूं, उनकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, उनकी पोलैरिटी को क्या करूं, रिवर्स कर दूं, ऐसा। समझ गए बात को? टोटल n थे, उसमें से अगर मैं किसी m को रिवर्स कर दूं तो आपका ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, आपको ये बताना है। क्या सोच सकते हो क्या? हाँ, ये वाले बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे सर कि सर ये वाला तो आपका तो m हो गया जो आपने रिवर्स किया है, बचे जो वो कितने हो जाएंगे सर, n माइनस m, यही तो हो जाएंगे। और आप ई इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे सर? ई इक्विवेलेंट लिखोगे n माइनस m, जो बचे हैं उनका e, जो कि आप पॉजिटिव लोगे, उसमें आप प्लस कर रहे होगे जो रिवर्स हो गए हैं उनका, यानी कि माइनस का me। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ne माइनस का me माइनस का me, क्या हो गया बच्चों सर, ne माइनस का 2me। ठीक है, यानी कि ई इक्विवेलेंट आप फाइनली क्या लिख पाओगे सर, n माइनस 2m इंटू ई। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी एक को चेंज किए हैं तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, n माइनस 1, n माइनस 2, है ना कि 1, n माइनस 2। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर मैं कहूं कि n नंबर ऑफ सेल्स हैं, उसमें से मैंने किसी एक सेल का रिवर्स कर दिया, एक सेल की पोलैरिटी क्या की, रिवर्स कर दी, तो मुझे n इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। जनरली हम लोग ऐसे सोचते हैं सर n e हो गया, एक को रिवर्स किए तो माइनस का ही हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा बेटा, n माइनस 2e। समझ गए? क्योंकि रिवर्स किया तो जो तुम n जोड़ रहे थे उसमें से भी तो एक हटाना पड़ेगा, यही चीज हम लोग सोच नहीं पाते। ठीक है, समझ गए यहां तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो n माइनस 2me। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो जो डेरिवेशन था मैं उसका कुछ खास यूज नहीं करूंगा क्योंकि कोई फायदा है नहीं, है ना। तो देख लो जरा, अगर ये E है, अगर ये E1 है और ये R1 है और इसके नीचे भी बिल्कुल सेम पोलैरिटी वाला लगा हुआ है E1 और R1, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो पोटेंशियल की इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होगी, जो आपका ई इक्विवेलेंट होगा, ई इक्विवेलेंट क्या होगा सर, इसका जो आपका आ जाए और इसका जो आ जाए, इससे पहले जो हमने यूज किया था, तो क्या लिखोगे, करंट की इक्वेशन सर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में टोटल, है ना। चलो मैं यहां लिख रहा हूं सर, E इक्विवेलेंट इज ऑफ कोर्स I अपॉन में R इक्विवेलेंट, यही तो चाहोगे। तो I को क्या लिखेंगे सर, E अपॉन R, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही है तुम्हारा E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करके ऐसे लिख देते हैं कि सर E इक्विवेलेंट विल बिकम E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। दिस इज फॉर 2। अगर बहुत सारे होंगे तो तुम्हें तो यही काम करना पड़ेगा, है ना। अगर बहुत सारे होंगे फॉर n क्या करोगे सर, E इक्विवेलेंट विल इक्वल्स टू
E1R1 प्लस E2R2 प्लस E3R3 प्लस डॉट डॉट ENRN, और अपॉन में वही सेम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/RN। समझ गए? कुछ परेशानी है क्या? नोट करो इसको, नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग मिक्स करके देखेंगे। सही कह रहा है, ये वाली चीज तो सर गलत हो जाएगी ना, है ना, I इंटू आर है, चलो गुड वन, लेकिन बात तो वही आएगी, है ना, E1R1 और R इक्विवेलेंट तुम्हारा यहाँ पे पैरेलल में क्या लिखा था, 1/R करके लिखा था, तो कहानी तो वही है, वहां वो गलत लिखा गया था। चलो कर लिया, नोट कर लिया, फिर आगे बढ़े। वो नोट ही कर रहा है, करो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अगर यहीं पे हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि सर ये जो बहुत सारे होंगे उसको अपन सबको ई मान लेते हैं। लेट से जो E1 है, E2 है, E3 है ना, ये सब जो En है वो सब किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और R1, R2, R3 ये सब Rn जो है ये सब R के इक्वल है, ठीक है, सब R के इक्वल है। तो मतलब ऐसा है कुछ सर्किट, ऐसा है बच्चों, ये n टाइम्स रिपीटेड है, और यहां कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और ये सब E है, और ये सब R है, R है, R। तो यहां पे जैसे आप इक्विवेलेंट लिखना चाहोगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा E1R1 प्लस E2R2 इस तरीके से, ठीक है। तो सब तो ER होगा सर, ER इस तरीके से n होगा, n टाइम्स होंगे। तो मैं काम करता हूं, तो अब लिख दिया तो लिख ही दिया, और नीचे क्या होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। तो तुम्हें पता है इसे कैसे लिखेंगे सर, NE अपॉन में R, और नीचे क्या हो जाएगा R/N, R/N लिख रहा हूं, N/R है ना, N/R। तो यहां से N से N कट जाएगा, R से R कट जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा E। इस बात को ध्यान रखना, सीरीज में जब कनेक्टेड होता है तो N ही निकल के आता है, लेकिन पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो कितना निकल के आता है सर, E ही निकल के आता है। समझ गए? करंट कितना होगा ये भी लिख लो सर, करंट विल इक्वल्स टू E इक्वल्स टू V अपॉन R, दैट इज E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो I विल इक्वल्स टू E अपॉन में R इक्विवेलेंट कितना होगा सर, R/N प्लस कैपिटल R। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, NE अपॉन में R प्लस NR। एक काम करते हैं, थोड़ा ना चेंज करवा देता हूं, इसको मैं M टाइम्स कह देता हूं, क्योंकि आगे जब मिक्स करूंगा तो थोड़ा सही रहेगा। इसको मैं M टाइम्स कह दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी ज्यादा। ये हो जाएगा ME अपॉन में R प्लस MR। सीरीज में मैंने N लिया है और पैरेलल मैंने क्या लिया, MA लिया। यहीं पे अगर फिर से वही बात करें, इफ R इज मच ग्रेटर देन दिस R इक्विवेलेंट, दैट इज MR, R/M। खैर R लिखो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों सर, क्योंकि पैरेलल में तो सर उससे भी छोटा निकल के आएगा, तो अगर इससे बड़ा है तो उससे ही बड़ा ही होगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों फिर यहाँ पे, नहीं यहाँ थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो ये हटाना है ना। तो ये जो स्मॉल r है यही मान लो मच ग्रेटर देन MR हो जाए, तब क्या हो जाएगा, I विल इक्वल्स टू ME अपॉन में R।
यहां से कहोगे सर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ऐसा केस होता है तब कि सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बहुत कम हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के उससे, समझ गए? उससे जब तुम M मल्टीप्लाई करो तो बहुत कम हो जाए, तब ऐसा केस निकल के आएगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मामूली बैटरी वगैरह में, रिमोट वगैरह में देखते हो इस तरीके से प्लस माइनस दो सेल लगे होते हैं, लाइक ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, नहीं दिख रहा तुम्हें? ठीक, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो फिर हो गया यहां तक। अब बच्चों एक काम करो, मिक्स करो। मिक्स करो मतलब उसका नाम दो ग्रिड ऑफ सेल। हाँ, ग्रिड ऑफ सेल, ये नोट कर लिया? हेडिंग दो ग्रिड ऑफ सेल। ग्रिड ऑफ सेल का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, n टाइम्स, ये n टाइम्स है, ये सब E है और ये R है, E R E R E R, और यही कॉम्बिनेशन m टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यही सेम कॉम्बिनेशन मैंने m टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सब E है और सब R है। ठीक है, और बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेट से कैपिटल R। अब आपको बताना है कि सर इसमें करंट कितना होगा, तो तुम पहले किसका छोटा सा सर्किट बनाओगे। वो छोटा सा सर्किट क्या होगा सर? कहोगे सर ये इन सब का जब आप निकालोगे ना, तो पहले ऐसा बना लेते हैं कि सर ये तो आपका आएगा NE और ये आपका आएगा NR। फिर आप ऐसे वालों ने आपने M टाइम्स पैरेलल कनेक्ट किया है, और बाहर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R। यहां से पहले ऐसे बनोगे, सीरीज वाला तुम सॉल्व करोगे। अब यही M टाइम्स पैरेलल कनेक्टेड है, तो इससे अगेन तुम्हारा एक बनेगा, क्या बनेगा भाई सर? EMF जो है, EMF तो चेंज होगा ही नहीं, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो EMF तो आपका क्या होगा सर? NE का N ही रहेगा, चाहे आप M टाइम्स पैरेलल कनेक्ट कर दो। हाँ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? NR बाई M, बाहर एक रेजिस्टेंस लगा है R। तो अगर तुम्हें करंट की इक्वेशन लिखनी है, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी सर? NE अपॉन में NR बाई M प्लस कैपिटल R। इसको तुम फाइनली ऐसे लिख सकते हो सर, I विल बिकम्स MNE अपॉन में NR प्लस MR। दिस इज योर ग्रिड ऑफ सेल। समझ आ गया? क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चंस भी? पहले यहां तक नोट करो। यहीं पे आपके पास एक कंडीशन आ जाता है, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर I max NR विल इक्वल्स टू MR। क्योंकि नीचे वाली को आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम करोगे तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, NR विल इक्वल्स टू MR। अब जैसे ही ये रिजल्ट आया तुम पुट करोगे तो I max हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ सकती है। कौन कौन सी? अगर तुम MN लेते हो, एक सेकेंड, तुम्हारा क्या था फाइनल आंसर? कितना आया था? ठीक है, ठीक है। अगर तुम N लेते हो तो N E
अपॉन में 2r हो जाएगा, ठीक है, या फिर m e अपॉन में 2 स्मॉल r हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना, यही तुम्हारा आ जाएगा आई मैक्स। तो ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगला क्लास और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफी कुछ पढ़ लिया तुम लोगों ने, रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि आज क्वेश्चंस बहुत होंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखो, पूरा रिवाइज कर लेना, एचसी वर्मा का पूरा निपटा देना वो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से पहले पहले का पूरा साफ कर दो।